मैं किसी से भी पूछूंगा, समझे ना, तो उसका उत्तर सुनने के लिए सब कान लगा के बैठे रहेंगे और फिर ये सोचेंगे ये सही है या गलत है। फिर आपने कह दिया कि गलत है तो हम पूछेंगे सही क्या है। इस पद्धति का लाभ क्या है? क्या है? कौन सी पद्धति? कि प्रश्न सामूहिक और उत्तर व्यक्तिगत, और फिर दूसरे से कन्फर्म कराना कि सही है कि गलत। इससे सब लोग बिल्कुल सतर्क रहते हैं। ये अनुशासन रखना क्लास में बहुत कठिन काम है, लेकिन इस पद्धति से अनुशासन कायम रहता है। क्योंकि हमने ऐसा ही प्रश्न उछाल दिया और हम कहें हाथ उठाओ, तो वे 10-5 लड़के बस बार बार हाथ उठा देते हैं और हम उन्हीं 5-10-5 में खेलते रहते हैं और बाकी आराम से सोते रहते हैं। वेदांत पीछे बैठ जाओ तो हमसे कोई पूछेगा ही नहीं, आज पाठ याद नहीं है। तो उसके लिए ये पद्धति है कि वो अध्यापक शकल देख के नहीं कहेगा कि तुम बताओ। आपको ये अध्यापन की पद्धति सीखनी है। वो नंबर आपने दे दिए ना क्लास में, हर लड़के को अपना नंबर याद रहना चाहिए और आप अपनी किताब में नंबर देख के रजिस्टर में पूछेंगे 55 नंबर क्या, तो इसमें सारी किताब क्लास सतर्क रहती है। और कोई चीज याद रखने का उपाय यह है कि वो जितनी देर तक हमारे ज्ञान में कायम रहेगी ना, वो उतनी जल्दी याद हो जाएगी। यदि 1 सेकंड में ही आपका उपयोग बदल गया तो वो याद नहीं होगी, लेकिन 2 मिनट आप उसके बारे में सोचते रहे, ख्याल में है ना। फिर जब अध्यापक अंत में आएगा, इसलिए कि जिसमें कन्फ्यूजन नहीं रहे, और जिसका सही होगा वो जान जाएगा कि मेरा उत्तर सही था, उसमें आपकी इज्जत भी बची रही, और गलत था तो आपने सुधार भी कर लिया, और एक साथ सबसे पूछना हो गया। नहीं तो इतनों के साथ हम कैसे पूछ सकते हैं, समझ में ना। तो क्या हुआ, प्रश्न सामूहिक और उत्तर हमेशा व्यक्तिगत होता है। अब इसको आप कायम रखेंगे तो 400 विद्यार्थियों की क्लास भी आप बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं और आप हर एक छात्र तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो प्रश्न आप कर रहे हैं वो हर विद्यार्थी उसे सुन रहा है, अपने दिमाग में उसका उत्तर खोज रहा है। हम तो यहाँ तक करते हैं कि अब उसका उत्तर हर एक विद्यार्थी अपनी कॉपी में लिखे, तो वो बाध्य है ना लिखने को। और हम ये कहते हैं कि हमें उसकी पूछेंगे नहीं, कॉपी देखेंगे। देखेंगे कैसे? हम बोलेंगे खड़े हो, कॉपी में क्या लिखा है पढ़ के बताओ, ख्याल में है ना। तो उससे हर एक विद्यार्थी सोचने के लिए बाध्य है उत्तर। फिर उसको जब दूसरा बगल वाला उसकी गलती बताएगा तब सोचने को बाध्य है। फिर वो सही उत्तर बताएगा या सोचने को बाध्य है। फिर अध्यापक बताएगा कि तुम्हारी बात सही थी और ये बस गलत बताने वाला गलत है, कि गलती बताने वाला सही है, कि दोनों गलत हैं, सही उत्तर क्या है। तो इतनी देर तक मंथन होता रहा ना एक छोटे से प्रश्न पर, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कौन? एक नहीं, सभी, क्योंकि सबका ध्यान उसी बात पर केंद्रित रहा। बस ये कला है। देखो आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि छोटे छोटे बच्चे अभी ये अध्यापक बन के आगे बैठ गए हैं। अभी हम समझते हैं कि 10-11 वर्ष का होगा, वो समझते हो 16 वर्ष का है। हम तो 12 वर्ष में इतने ही थे, 5.25 फुट के हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं और इनके पास बस्ता कितना होता है मालूम? इनके वजन के बराबर। अब पीठ पे ऐसे विदेशी लोग लद के जाते हैं ना, ऐसे स्कूल लद के जाते हैं। इसमें स्कूल की पढ़ाई का इतना अधिक बोझा है उन बच्चों पर कि आप भी पढ़ाएंगे और घर से याद करके लाना। ये ऑर्डर दे दिया तो कल बच्चा तुम्हारी पाठशाला में आएगा ही नहीं। हमारा ये नियम है, घर पर कोई काम नहीं देना। अब आप कह दोगे सूत्र, क्यों? कि काम नहीं हो पाएगा तो बच्चा आएगा नहीं। हमारी समस्या बच्चा रोजाना हमारे पास आए है क्या, तो हम यहीं पर उसे याद करा देंगे। हम उतना ही पढ़ाएंगे कि जितनी बातें हम यहीं पर याद करा दें। घर पर ना याद करना है, ना कोई लिखने का काम। आराम से वो आएगा, खुशी खुशी आएगा, बेटा इसी को रिपीट कर लेना, तुम्हें याद समझ में तो यहीं आ गया, याद भी हो गया, बस भूल ना जाओ, इतना कर लेना घर पे। समझ में है ना।
तो इसको उसका उपाय सिर्फ यही है कि एक चीज को आप पीछे पढ़े तो बराबर 5-7 मिनट उसको घुमाते रहो तरकीब से। तुम बोलो भाई इसका उत्तर, इसने सही कहा गलत, सही क्या है, तुम 10-5 से आप पूछो। इसलिए पूछ रहे हैं हम 10-5 से कि हमको ज्यादा समय उसमें लगाना है और सबके दिमाग में वो बात बराबर घूमती रहे, तो पढ़ाई कम होगी नहीं। आपके पाठमाला पढ़ रहे हैं, 2 पाठमालाएं पढ़ना है साल भर में, तो 4 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। और आपको 8 दिन में पढ़ाई देंगे ना हम, तो वहां भी आप पढ़ा सकते हैं। नहीं, हमने जो यहाँ 3 बालबोध पाठमालाएं आपको 18 दिन में पढ़ाई हैं, उन्हें आपको 1 साल में पढ़ाना है। तो कैसे करोगे? तो ऐसे ही करोगे ना, तब आएंगे ना। तो कहते हैं प्रश्न सामूहिक और उत्तर व्यक्तिगत। और हाथ उठाने की पद्धति अच्छी नहीं है। कभी एक आध दफे अपन को विकल्प आए तो उठा लें तो अलग बात है, नहीं तर उससे पूछें क्या, अपने नंबर से। और फिर अब इसमें भी एक तरकीब है कि 10-5 नंबर आपके मुंह से निकलते रहेंगे बार बार, बेई के बेई, और दूसरे विद्यार्थी खाली रह जाएंगे। तो उसमें भी एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है? जैसे आपके यहाँ 40 विद्यार्थी हैं, तो आप शुरू करिए, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। फिर दूसरे दिन सब समझ जाएंगे कि अभी मेरा तो 40वां नंबर है, अभी तो 3 ही नंबर गुजरे हैं। क्यों? तुम आराम से बैठा करना ही पहले पहला नंबर, 40वां नंबर, दूसरा नंबर, गुणतर। आप एक सिस्टम अपने दिमाग में तय कर लीजिए। जैसे आप रिपीटेशन में नहीं आए और रोजाना नया सिस्टम बनाइए, क्योंकि विद्यार्थियों को पता चल गया गुरुजी इस सिस्टम से पूछते हैं, पहले पहला नंबर लेंगे, फिर अंतिम लेंगे, फिर दूसरा लेंगे, फिर अंतिम से दूसरा लेंगे, तो तीसरे दिन फिर पहला, फिर तीसरा, फिर 5वां। क्यों? कभी उल्टे ले लीजिए, कभी 11 से शुरू करिए, कभी 20 से 11 तक लाइए। मेरे कहने का मतलब रोजाना आप सिस्टम बदलते रहें कि जिससे वो समझ नहीं पाए और हर एक को सतर्क रहना पड़े। और आपके दिमाग में तो ये है कि इस सिस्टम से मैं यहाँ तक पूछ चुका हूँ 10 तक, अब इसके बाद मुझे को नहीं पूछना है। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, विद्यार्थियों को तो ये मालूम होगा नहीं। तो इस तरकीब से आप उसको निरंतर जागृत रखेंगे। लड़कों को जितनी देर वो आपकी क्लास में बैठे, उसे व्यस्त रखना ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना? बस वो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। 2 मिनट को यदि खाली रहेगा तो बगल के लड़के को छुट्टी भरेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ किए बिना वो रहेगा नहीं, और तुम क्लास में अनुशासन बनाते बनाते परेशान हो जाओगी। लेकिन हम आपको यहाँ ऐसी विधि सिखा देंगे कि जिससे आपकी क्लास में बिल्कुल शांति रहेगी, अनुशासन भंग हो नहीं सकता, और बच्चों को उसी वक्त वो बात ख्याल हो जाएगी। तो अब हमको कैसे विद्वान चाहिए कि जो वीतराग विज्ञान के प्रति उसका वो जिज्ञासा उत्पन्न कर सकें। दूसरे, वो उन्हें सामान्य तत्व ज्ञान करा सकें। सामान्य तत्व ज्ञान का मतलब ये है साधारण बातें। तुम साधारण अध्यापक बन रहे हो बालबोध पाठमालाएं पढ़ाने की, तुम्हें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं पढ़ाना है, क्रमबद्ध पर्याय नहीं पढ़ानी है। तुम ये पढ़ाओगे तो हम क्या पढ़ाएंगे? फिर हमें जल्दी रिटायर करना है क्या? माने अपना जो कोर्स है उसमें सीमित रहो आप। हमें 7 तत्व के नाम सिखाना है, 6 द्रव्य सिखाना है, हमको 4 कसाय के नाम सिखाना है, 5 पाप की बात सिखानी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बाकी पांडित अपने प्रवचन में निकाल लेना, उन बच्चों पे पांडित नहीं निकालना। तो क्या है? दूसरा, सामान्य तत्व ज्ञान करा सकें, मतलब जनरल नॉलेज करानी है। और तीसरा, सदाचार से युक्त नैतिक जीवन बिताने की प्रेरणा दे सकें। ये क्या मतलब है? एक हमको प्रतिज्ञाएं नहीं लेवाना है। पहले ही दिन आओ सब लड़के प्रतिज्ञा करो कि हम आलू नहीं खाएंगे, कि हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, तो दूसरे दिन ना वो लड़के आएंगे और ना उनके माँ बाप उन्हें आने देंगे। क्या मुनि महाराजों के पास आजकल भीड़ क्यों नहीं जाती है कि महाराज कोई प्रतिज्ञा लेवा देंगे? इस सबको डर है। हमने भी प्रतिज्ञा लेवाना शुरू कर दिया तो हमारी भी भीड़ चढ़ जाएगी। लेकिन आप अपने तरीके से, आलू में क्या अशुद्धि है, शहद में क्या अशुद्धि है, आप अपने तरीके से बताएंगे, कॉमन तरीके से। और धीरे धीरे
जब उसके बाद ख्याल में आ जाएगी और वो चीज़ ये खाना ऑटोमेटिक छोड़ देगा। तो सदाचार से युक्त नैतिक जीवन, सामान्य चीज़ें जो आज दुनिया में आप लगा दो हाथ के कुएं, चक्की का आटा और कुएं का पानी की में प्रतिज्ञा कर ऐसी दिला दो तो लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। माँ बाप झगड़ने आ जाएंगे। ज़्यादा तुमने बता दिया लड़कियों को तो कोई लड़का उससे शादी नहीं करेगा। लड़का ज़्यादा धर्मात्मा हो गया तो उसकी भी दिक्कत हो जाएगी। हम सामान्य सदाचार और नैतिक जीवन की बात करते हैं, लेकिन उसे भी इस तरकीब से। जब मैं एक सिखारा बात कहता हूँ तो कुछ लोग मेरे पास आए और बोले साहब बच्चों को तो आपने सुधारने की तरकीब बता दी, लेकिन बच्चों के माँ बाप को कैसे सुधारें? क्यों? बच्चों को माँ बाप बिगड़ गए, उनका क्या करें? मैं चिंता मत करो, एक तरफ बच्चों को सुधरने दो, बच्चों के माँ बाप अपने आप सुधर जाएंगे। कैसे? मैं सही घटना अपने घर की बताता हूँ। मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, उसकी पत्नी भी डॉक्टर है, उसके 2 बच्चे थे। उन्हें हमारे पिताजी, हमारा डॉक्टर भाई रात में खाता था तो हमारे पिताजी ने उसके घर खाना बंद कर दिया था, इतना दबाव डाला था उस पर। और हम समझाते थे कि आप इतना पीछे क्यों पड़ते हो, आएगा समझ में तब करेंगे। आप समझ रहे हैं ना। पिताजी मर गए लेकिन उन्होंने नहीं किया बंद। फिर जब हम वहाँ पर हमारा शिविर था बासिम में, तो हम जयपुर से अजमेर होते हुए जा रहे थे, तो हमारे भाई हमको मिलने आए। दोनों बच्चे उनके साथ थे, उनका कोई प्लानिंग नहीं थी, वे जिद पे आ गए कि हम तो दादा के साथ जाएंगे, और गाड़ी में बैठ गए बिना ही कपड़े लत्तों के वैसे ही। और हमने जाके बाजार में कपड़े लत्ते खरीदे और वहाँ हमारे पास रहे 20 दिन, और उन्होंने आलू जमीकंद और रात्रि का भोजन छोड़ के आ गए। हमने कुछ नहीं कहा, समझे ना। इसी तरकीब से पढ़ाने में बैठे और छोड़ के आ गए। अब घर आए तो नहीं खाए, आगे झक मार के माँ बाप को भी छोड़ना पड़ा। तो आप सुधर गए तो आपके माँ बाप भी सुधर जाएंगे, इनकी चिंता मत करना, ख्याल में है ना। लेकिन आप जल्दी मत करना और बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं नहीं निभाना। ऐसी असंभव बातें जो युग के अनुसार चलना संभव ही नहीं हो, जीवन में निभाना ही संभव नहीं हो। जैन धर्म अहिंसक धर्म है, सदाचारी धर्म है। सदाचार का विरुद्ध एक मांस मदिरा नहीं खाना ऐसा ही होता है, और अनैतिक का अर्थ गंदी चीज़ें जो होती हैं ना वो होती हैं। लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम एक कॉमन सदाचार, ये ऐसा जीवन बनाना है और सामान्य तत्व ज्ञान कराना है और तत्व ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत करना है। बस आपको 20 दिन में ऐसा अध्यापक बनना है कि जब आप जाके पढ़ाएं तो विद्यार्थियों में जैसी जिज्ञासा उत्पन्न कर दें कि दूसरे दिन वो अपने आप पाठशाला में आए, और आप उनको सामान्य तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएं और सामान्य सदाचार की शिक्षा इनडायरेक्ट वे में दें। प्रतिज्ञा जैसी बात अपने यहाँ नहीं होनी चाहिए। आप तो गुण दोष समझाइए और अपने आप उसमें से ऑटोमेटिक वो फल निकलेगा। तो इस तरह से अभी सिर्फ 5 बातें आपको बताई। कोई भी काम करने के लिए एक व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि होती है, दूसरा तत्संबंधी कार्य कुशलता चाहिए। और आपको कैसा अध्यापक बनना है कि जो वीतराग विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर सकें, सामान्य तत्व ज्ञान करा सकें और सदाचार से युक्त नैतिक जीवन बिताने की पद्धति करें। और प्रश्न सामूहिक होता है और उत्तर व्यक्तिगत होता है, और उसका लाभ क्या है। इतनी बात आज को आपको पढ़ाई और हम उसका कल पूछेंगे, बाकी की बात आप